स्कूली लड़कियों की दो बसें जंगल से होकर एक हाईवे पर जा रही है। हर कोई बातचीत में लगा हुआ है, जबकि मित्सुको नाम की एक अकेली लड़की एक कविता लिख रही है। उसके दोस्त उसे एक बार नोटबुक छोड़ने और इसके बाहर की दुनिया का आनंद लेने के लिए कहते हैं। मित्सुको अपनी कलम उठाने के लिए नीचे झुकती है। तभी हवा का एक झोंका स्कूल बसों पर हमला करता है और उन्हें चीरता हुआ बस में सवार सभी लोगों को दो भागों में विभाजित कर देता है। जब मित्सुको ऊपर देखती है तो बस की छत नहीं होती है और उसके दोस्तों के शरीर के ऊपरी हिस्से गायब होते हैं। कुछ ही क्षणों बाद हवा का दूसरा झोंका हमला करता है, लेकिन मित्सुको अपने दोस्तों की तरह मारे जाने से बचने के लिए समय रहते झुक जाती है। जब बस रुकती है तो वह उतर जाती है और मरने वाले लोगों के ऊपरी हिस्सों के बीच से हाईवे पर भागती है। उसके आगे 4 लड़कियों का एक ग्रुप चल रहा है। वह उनमें से एक को जमीन पर धकेल देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है, जबकि बाकी लड़कियों का भी यही हश्र होता है। लेकिन कुछ ही पल बाद लड़की साइकिल चालकों के एक ग्रुप को बचाने की कोशिश में मर जाती है। फिर से अकेली रह जाने पर मित्सुको जितना हो सके भागती है और एक नदी तक पहुंचती है। किनारे पर स्कूली लड़कियों की कई लाशें बहकर आई है। वह अपना चेहरा साफ करती है और फिर से हाईवे पर घूमने से पहले साफ वर्दी पहनती है। घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के चलने के बाद वह एक लड़कियों के स्कूल में पहुंचती है। अजीब बात यह है कि उसने जो वर्दी पहनी है वह स्कूल की वर्दी से मेल खाती है। लड़कियां उसे पहचानती है। मित्सुको उनसे कुछ नहीं पूछती या उन्हें पहले हुई सामूहिक हत्या के बारे में नहीं बताती। अचानक उसकी गर्लफ्रेंड अकी उसके पास आती है। उन्होंने कुछ समय से एक दूसरे को नहीं देखा है, लेकिन अकी का दावा है कि वे हमेशा एक ही स्कूल में जाते रहे हैं। जब हवा का झोंका उन्हें मारता है तो मित्सुको घबरा जाती है और जमीन पर गिर जाती है, लेकिन इस बार हवा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अकी उसे उठाती है और स्कूल ले जाती है। मित्सुको पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। जब अकी कहती है कि वे हमेशा इस विशेष स्कूल में जाते हैं, तो वह कक्षा में अकेले होने पर विश्वास करती है। मित्सुको अकी को उस हवा के बारे में बताती है जिसने उसके सभी स्कूली दोस्तों को मार डाला और उसकी मदद करने के लिए जोरदार सांस लेने लगती है। अकी उसे खिड़की के पास ले जाती है, उसे दिखाती है कि हवा बिल्कुल सुरक्षित है। मित्सुको अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसे महसूस करने के बाद शांत हो जाती है। कपल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अकी को लगता है कि मित्सुको को भूलने की बीमारी है, लेकिन वह इसे हंसी में उड़ा देती है। इसके बाद कपल अपने दोस्तों के ग्रुप से मिलते हैं और उस दिन कक्षा छोड़ने का फैसला करते हैं। वे चारों हंसते खेलते जंगल की ओर भागते हैं। मित्सुको की मानसिक स्थिति कुछ घंटे पहले की स्थिति से बिल्कुल उलट है। वह अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ भूल जाती है, इसे एक सपना समझकर खारिज कर देती है। नदी के किनारे पहुंचने पर ग्रुप सांस लेने के लिए रुकता है। अकी और मित्सुको एक दूसरे को देखते हैं और प्यार में गहरे उतर जाते हैं। मित्सुको फिर दूसरी लड़कियों को अपने सपने के बारे में बताती है। उनमें से एक को लगता है कि वह आज सुबह किसी पैरेलल यूनिवर्स में प्रवेश कर गई होगी, लेकिन अन्य लोगों का मानना है कि वह केवल झांसा दे रही है। फिर उन्हें पास में जमीन पर एक गद्दा दिखाई देता है और वे तकिए का इस्तेमाल खेल खेल में लड़ने के लिए करते हैं। जैसे ही पंख चारों ओर उड़ते हैं, लड़कियां एक दूसरे को प्रशंसा से देखती है। मित्सुको ने पास में खड़े एक लेस्बियन जोड़े को देखा जो उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था। गद्दा और तकिए उनके ही रहे होंगे, लेकिन मित्सुको के पूछने से पहले ही वे गायब हो गए। एक लड़की ने टिप्पणी की कि अगर वे अपनी वास्तविकता बदलना चाहते हैं तो उन्हें कुछ अप्रत्याशित और असामान्य करना होगा। वह उन्हें अपना अंडरवियर दिखाती है। जैसे ही लड़कियां हंसती है, उसके शब्द मित्सुको के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, क्योंकि वह उनके बारे में गहराई से सोचती है। थोड़ी देर बाद लड़कियां स्कूल लौटती है। मित्सुको और अकी कक्षा में है। जब मित्सुको ने फर्श पर एक तकिया देख, जैसे ही वह इसे उठाती है, टीचर मशीन गन से उन पर गोलीबारी शुरू कर देती है। मित्सुको को छोड़कर अकाई सहित सभी लोग इस घटना में मारे जाते हैं। टीचर कहते हैं कि यह उनके कक्षा छोड़ने की सजा है। वह मित्सुको को भी मारने वाली है, लेकिन उसके 2 अन्य दोस्त उसे बचाने के लिए आते हैं और उसे भागने में मदद करते हैं। इस प्रक्रिया में वे भी मारे जाते हैं, लेकिन मरने से पहले वाली लड़की मित्सुको से कहती है कि अगर परिस्थिति की मांग हो तो जंगली हो जा। मित्सुको और बाकी लड़कियां टीचर्स द्वारा अभी भी गोलीबारी किए जाने के दौरान स्कूल से बाहर भागती है। उनमें से ज्यादातर मर जाती है, लेकिन किसी तरह 5 लड़कियां बाहर निकलने में सफल हो जाती है। अचानक हवा का घातक झोंका बाकी लड़कियों को मार देता है, जिससे मित्सुको फिर से अकेली रह जाती है। मरने से पहले लड़कियां मित्सुको से कहती है कि अब सब उसके ऊपर है। हवा के साथ चलते हुए मित्सुको लोगों से भरे एक शहर में पहुंचने से पहले कई मिनट तक भागती है। लोगों की भीड़ सड़क पर चल रही है।
लेकिन वह उन्हें एक तरफ धकेल देती है और भागना जारी रखती है। वह केवल एक पुलिस स्टेशन पहुंचने और एक महिला अधिकारी से मिलने पर रुकती है। अधिकारी शुरू में सोचता है कि मित्सुको एक पागल है, क्योंकि वह बोलने से इनकार करती है और केवल एक दिशा में इशारा करती है, लेकिन अचानक पुलिस उसे केइको कहती है। जब मित्सुको आईने में देखती है तो वह यह देखकर चौंक जाती है कि वह पूरी तरह से अलग पर्सनालिटी में बदल गई है। पुलिस वाला केइको का दोस्त तोमोको निकलता है, जो कुछ ही घंटों में होने वाली केइको की शादी को लेकर उत्साहित है। केइको, जो कुछ सेकंड पहले एक अलग पर्सनालिटी थी, अपने दिमाग से भ्रमित है। वह ठीक से सोच नहीं पाती और टोमोको को जो चाहे करने देती है। वे चैपल में कार में बैठ जाते हैं, जहां उसकी शादी हो रही है। सुबह उसके लिए एक रोलर कोस्टर की सवारी रही है, लेकिन यह तब और भी रोमांचक हो जाता है जब कई महिलाएं उनकी कार का पीछा करती है, जैसे कि केइको कोई सेलिब्रिटी। वे सभी व्यक्त करती है कि वे चैपल में होने वाली शादी को लेकर कितनी उत्साहित है। कई अन्य महिलाएं उसे घेर लेती है और उसका स्वागत करती है। चेंजिंग रूम में पहुंचने पर वह अकी को शादी के लिए तैयार होते देखकर चौंक जाती है। वह अपनी आंखों पर लगभग विश्वास नहीं कर पाती, क्योंकि उसका दिमाग खाली हो जाता है। वह उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है, लेकिन अकी चुपके से उसे कुछ देर चुप रहने के लिए फुसफुसाती है। वह सब कुछ समझाने का वादा भी करती है। बाद में बताती है कि वह कुछ ऐसा जानती है जो केइको नहीं जानती। उसके बाद केइको को शादी का जोड़ा पहनाया जाता है और लड़कियां दूल्हे के सुंदर होने के बारे में बात करती है। केइको को अचानक एहसास होता है कि जब वह अकी से प्यार करती है तो वह किसी पुरुष से शादी नहीं कर सकती। अकी उसे घबराते हुए देखती है और दूसरी लड़कियों को कुछ प्राइवेसी के लिए कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है। एक बार जब वे अकेले होते हैं तो वह केइको को उसके असली नाम से बुलाती है और उसे जैसा कहा जाता है वैसा करने के लिए कहती है। केइको को अभी भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन वह अकी पर इतना भरोसा करती है कि वह तैयार होने के बाद जो कहती है वही करती है। लड़कियों का एक ग्रुप उसे चैपल में आमंत्रित करने के लिए कमरे के अंदर आता है। अकी उन पर हमला करता है और उन सभी को मार डालती है, ताकि केइको को गलियारे में भेजने से पहले लड़ना सिखा सके। वह केइको को एक टूटा हुआ गिलास थमाती है ताकि वह किसी पर भी हमला कर सके जो उसे असहज महसूस कराता है। केइको फूलों की जगह गिलास लेकर गलियारे से नीचे चली जाती है। मेहमान, जो सभी लड़कियां हैं, ताली बजाते हैं और उसका उत्साहवर्धन करते हैं। गलियारे के दूसरे छोर पर एक सीधा ताबूत है जिसमें उसका दूल्हा है। अचानक मेहमान गंदे इशारे करने लगते हैं और अपने कपड़े उतारने लगते हैं। वे केइको का मजाक उड़ाते हैं और उसे ताबूत की ओर धकेलते हैं। जब यह खुलता है तो पता चलता है कि उसका पति एक घिनौना प्राणी है जिसका सिर सुअर का और शरीर आदमी का है। भीड़ उसे चूमने के लिए मजबूर करती है, लेकिन इसके बजाय केइको गुस्से में आकर उसे चाकू मारने के लिए कांच का इस्तेमाल करती है। वह अपने आसपास की कुछ लड़कियों को भी मार देती है। अकी उसे बचाने के लिए सही समय पर आती है, लेकिन उन्हें पिछले स्कूल के 2 टीचर्स द्वारा रोक दिया जाता है। वे दोनों से लड़ते हैं और चर्च के बाहर भागने में सफल हो जाते हैं। अकी शिक्षकों का ध्यान भटकाने में व्यस्त हो जाती है, जबकि केइको दौड़ना जारी रखती है जब तक कि उसे ट्रैकसूट में एक लड़की द्वारा रोक नहीं लिया जाता। लड़की उसे इजुमी कहती है और उसे मैराथन में आमंत्रित करती है। कीको आईने में अपना चेहरा देखती है और यह देखकर हैरान हो जाती है कि वह फिर से किसी और में बदल गई है। वह अब इजुमी है, एक स्टार मैराथन रनर जिसे हर कोई पसंद करता है। जब वह अपने दोस्तों के साथ दौड़ती है तो एक बड़ी भीड़ उसका उत्साहवर्धन करती है। उसके दोस्त बताते हैं कि वह मिडिल स्कूल से ही हमेशा एक अच्छी रनर रही है। इजुमी को पता नहीं है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक वह जवाब भी नहीं जानना चाहती। जल्द ही वह खुद का आनंद लेना शुरू कर देती है और देखती है कि उसके स्कूल के दोस्त उसके साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर सुअर पालने वाला और टीचर्स उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लड़कियां इजुमी को बहादुर बनने के लिए कहती है, क्योंकि वह अकेली है जो इस दुनिया से बच सकती है। इजुमी पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ती है और आखिरकार एक गुफा में पहुंच जाती है। एक स्कूली छात्रा उसे ढूंढती है और उसे उसके जैसी कई लड़कियों के ग्रुप के पास ले जाती है, जो अपने बालों से अपने चेहरे को ढककर डरावने अंदाज में खड़ी है। फिर लड़की इजुमी को मारने की कोशिश करती है, यह दावा करते हुए कि अगर वह नहीं मरती है तो बाकी सभी मर जाएंगे। अकाई अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंचती है। फिर वह इजुमी से मैं मित्सुको हूं शब्द दोहराने के लिए कहती है। जब इजुमी बताए अनुसार करती है तो वह मित्सुको के रूप में अपने मूल रूप में वापस आ जाती है। इस दुनिया से भागने के लास्ट स्टेज के रूप में मित्सुको को अकी की कलाई से निकलने वाली 2 डोरियों को खींचना होता है,
जो उसे 2 टुकड़ों में काट देंगी। वह उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाना चाहती जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन अकी उसे डोरियों को खींचने के लिए मजबूर करती है। नतीजन वह आधी कट जाती है और मित्सुको असली दुनिया में प्रवेश करती है। वह एक रेस्तरां में पहुंचती है जहां फिल्म के पहले पुरुष किरदार दिखाई देते हैं। आगे बढ़ने पर वह कुछ पुरुषों को अपना पोस्टर देखते हुए देखती है, इजुमी और कीको। यह पता चलता है कि वह पुरुषों की दुनिया नामक एक भद्दे शहर में है जो केवल पुरुषों से भरा हुआ है, जो टैग नामक एक हिंसक 3D वीडियो गेम का आनंद लेते हैं। गेम में केवल कंट्रोल कैरेक्टर मित्सुको, इजुमी और कीको है। तीनों ही वह है। एक आदमी मित्सुको को पहचानता है और उसे बताता है कि वह भविष्य में है। मित्सुको बेहोश हो जाती है और एक गुफा जैसी जगह में जागती है जहां गेम के सभी कैरेक्टर पुतलों की तरह दिखाई जाते हैं। इधर उधर घूमते हुए वह अपने टीवी पर गेम खेल रहे एक बूढ़े आदमी से मिलती है। वह बताता है कि वह भविष्य में 50 साल आगे है। जब वह बहुत समय पहले हाई स्कूल में थी तो वह एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसकी वह प्रशंसा करता था। उसकी मृत्यु के बाद उसने उसका और उसके दोस्तों का DNA लिया और अपने 3D गेम फॉर्मेन एंटरटेनमेंट के लिए क्लोन बना। बूढ़े आदमी का एक छोटा वर्जन प्रकट होता है और नग्न हो जाता है। उसे अपने साथ बिस्तर पर आने के लिए कहता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि खेल की लास्ट स्टेज उसकी गहरी इच्छा की पूर्ति है, उसके साथ अंतरंग होना। आदमी उसे छूने ही वाला होता है जब उसे अपने दोस्त के शब्द याद आते हैं जिसने उसे भ्रम से बाहर निकलने के लिए कुछ असामान्य करने के लिए कहा था। मित्सुको सलाह लेती है और आदमी पर हमला करती है। उसे लड़कियों के साथ खिलौनों की तरह खेलना बंद करने के लिए चिल्लाती है। वह तकिए में से एक को फाड़ देती है और सफेद पंख उसके गुस्से से लाल हो जाते हैं। अंत में वह बूढ़े आदमी की छड़ी छीन लेती है और अमानवीय कार्य करती है, जिससे वह हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी मृत्यु कभी भी खेल का हिस्सा नहीं थी। लास्ट सीन में मित्सुको सफेद बर्फ के मैदान में अकेली जागती है। वह महसूस करती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, कि उसे फिर कभी खेल में नहीं फंसना पड़ेगा। हालांकि फिल्म आधी बार मीनिंगलेस लगती है। यह मित्सुको की लेस्बियन और जापान में एक महिला के रूप में उसके चेहरे का एक रूपक है। 3 अलग अलग लड़कियों में से प्रत्येक अलग अलग लेकिन परस्पर संबंधित समस्याओं से जूझ रही एक महिला का प्रतिनिधित्व करती है। मित्सुको एक हाई स्कूल की लड़की है जो एक अन्य लड़की से प्यार करती है। जंगल के बीच में गड्ढे को देखने से पता चलता है कि कैसे लेस्बियन महिलाएं समाज द्वारा फंसी हुई है। इसी तरह केइको एक ऐसी महिला है जिसे एक ऐसे आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे वह प्यार नहीं करती, इसलिए वह उसे एक घिनौना सुअर के रूप में देखती है जो उससे केवल एक चीज चाहता है। फिर इजुमी है, एक प्रतिभाशाली और दृढ़ लड़की, लेकिन वह सुअर से भाग रही है, जो दर्शाती है कि किसी तरह की पुरुष उपस्थिति उसकी सफलता के रास्ते में आ रही है। अंत में लड़कियों को अपने खेल में एक पात्र बनाने वाला बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे समाज पुरुषों द्वारा वर्चस्व रखता है जो महिलाओं और उनकी समस्याओं का फायदा उठाते हैं। मित्सुको अपनी मृत्यु के बाद ही खुद को बंधन से मुक्त करती है।